बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। एक और सुबह और एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज़ हो चुका है। अगर तो हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए। आज सड़कें थोड़ी सी हमें वीरान नज़र आ रही हैं। एक तो आगे आशूरा की छुट्टियां हैं और फिर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने एक छुट्टी साथ मिला ली है। इस वजह से थोड़ा सा सड़कों पर रश कम है। आप अगर कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, हाँ जी, ये तो हम कर लेते हैं, करना भी चाहिए समहाउ, हमें जब मौका मिले तो कौन छोड़ता है। तो ऐसा ही है, वीकेंड था और वीकेंड के बीच में एक मंडे एंड देन आशूरा की छुट्टियां। तो उम्मीद है खैर आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है और आप ठीक ठाक हैं। मौसम ने भी आपको ज़्यादा तंग नहीं किया। हम आपको बाकायदा तौर पे, बाज़ाबिता तौर पे वेलकम करते हैं। द फर्स्ट स्टोरी दैट वी हैव इज अबाउट फुटबॉल। यस, यूरो कप 2024 फाइनल में फतह के साथ स्पेन 2-1 के साथ सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई है। और जर्मनी के दारुल बर्लिन में होने वाले फाइनल के पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में खेल में तेजी आई और दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमले किए। 47वें मिनट की बात करें तो निक विलियम्स ने गोल करके स्पेन को बढ़तरी दिलाई, जिसे 73वें मिनट में इंग्लैंड के कोल पामर ने गोल करके बराबर किया। और खेल खत्म होने से कुछ ही देर कबल मिकेल ओयारज़ाबाल ने गेंद को जाल की राह दिखाकर एक बार फिर से स्पेन को बढ़तरी दिला दी। और 86 जो मिनट था उसमें होने वाला स्पेन का ये दूसरा गोल मैच का फैसला कौन गोल साबित हुआ, जिसके साथ ही स्पेन यूरो कप 2024 का चैंपियन बन गया। इमरान, आपने कहा था कि जी देख लीजिए, फिर काश हम कुछ डील कर लेते, तो ज़बानी कलामी ना होता तो आज मैं अमीर हो जाता कुछ ना कुछ। खैर चले, इट वाज योर लक बाय द वे। 2024 स्पेन का ये एज हिना टोल्ड ये चौथा यूरो टाइटल है, जिसके बाद स्पेन सबसे ज़्यादा यूरो चैंपियनशिप जीतने वाली टीम बन चुकी है। दूसरी जानिब इंग्लैंड भी 2 मुसलसल यूरो फाइनल्स हारने वाली टीम बन गई है, चोक कर रही है इंग्लैंड। सो चलें, इट इज़ द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन यूरोप, सो लोग बहुत इसको इंथुजियास्टिकली देखते हैं। हमने कहा ज़रा अल्लाह सुबह आपको बताएं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आप स्ट्रेट अवे स्पोर्ट्स से वापस फ्लाई करेंगे पाकिस्तान में, थे बिजली, पानी, दहशतगर्दी, सियासत, इधर आपको यही कुछ मिलेगा। भी इमरान, सियासत के हालात बाहर भी काफी, आप सियासत के हालात, हाँ, वो एक खबर जो है उसने बहरहाल दुनिया को, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हिलाया। और वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है, जो कि कातलाना हमले में वाकई बाल बचे, कोई एक बाल का फर्क था, अदरवाइज थिंग्स कुड बी डिफरेंट। और आई मीन अगर ये खुदा ना खास्ता ऑन टारगेट अगर उनको हिट हो जाता तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही कुछ मुख्तलिफ हो जाता। मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब भी अमेरिका के हवाले से कुछ बड़ा होता है तो पाकिस्तान जैसे ममालिक या एशियन ममालिक सफ़र करते हैं, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना पता ही क्या ही हो जाता और किधर ही चले जाते मामला। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर थोड़ी सी इसकी डिटेल में बात करें तो कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बच गए डोनाल्ड ट्रंप। और साबिक अमरीकी सदर जो है वो पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे और इसी दौरान गोलियां चलने की कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी। ताहम गोलियां चलते ही ट्रंप फुर्ती से नीचे तो झुक गए, जबकि रैली में भगदड़ भी मची, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन जो कातिलाना हमले के बावजूद ट्रंप ने अपने हवास को बरकरार रखा। फायरिंग के चंद ही लम्हों बाद खड़े हुए और अपना मुक्का हवा में लहराया। उस वक्त उनके दाएं कान पर खून के निशानात जो हैं वो क्लियरली हम देख सकते थे। फायरिंग के वाक़े के साथ ही सीक्रेट सर्विस के जो एहलकार थे वो ट्रंप को फांसी इस्तार में लेकर मौके से रवाना हो गए। इमरान, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि बाइडन की जानिब से भी इसकी सख्त जी बिल्कुल मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात काबिल कबूल नहीं हैं। उसके साथ साथ उन्होंने उनकी खैरियत के लिए कॉल भी किया और उन्होंने कहा कि अपने डॉक्टर्स से ना जोड़ने का भी उनकी, आई रिमेंबर जब पॉलिटिकली ऐसे होता है, जब 2007 के अंदर नवाज शरीफ साहब की एक रैली पे अटैक हुआ था तो बेनज़ीर साहिबा ने उन्हें शी वांटेड टू टॉक टू हिम। और फिर इसी तरह जब बेनज़ीर साहिबा को असैसिनेट कर दिया गया तो नवाज शरीफ साहब बाकायदा मीडिया पे आए थे और उन्होंने बाकायदा एक इज़हार अफसोस के साथ साथ और एक जो सारे तकाजे होते हैं वो पूरे हुए थे। मेरे ख्याल में होना चाहिए ये सियासत में रवादारी और ये जो एक मुतज़लज़ल किस्म की सोच से बचाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, इसका क्या नतीजा निकलता है और इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, सिक्योरिटी की नाकामी इसको करार दिया जा रहा है। डेफिनेटली इट इज़, आई मीन एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और अब कैंपेन कर रहे हैं अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए और काफ़ी हद तक पोल्स उनके हक में भी आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो उनके ऊपर ऐसे हमला कामयाबी से हो जाना, ये तो गोली समहाउ अपने निशाने पर नहीं गई, वरना हमला तो कामयाबी से हो गया था। देखना होगा कि मजीद क्या सूरत हाल बनती है। कौम से मुख्तसर खिताब में बाइडन ने कहा कि ट्रंप पर जो हमला करने वाले हैं उनके मुहरकात का अभी तक पता नहीं चला। मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है इसको कम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि जो कैंपेन्स हैं क्या उसी तरह आज़ादी से जारी रहती है या इनको भी महदूद कर दिया जाता है या सिक्योरिटी मामलात होते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल इट वाज क्वाइट
बहुत आई मीन ट्रेजिक, बहुत अफसोसनाक था। शुक्र है इसमें कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब हम थोड़ा मसद की बात मेरे ख्याल में कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। आप भी परेशान हो गए हो कि हमने अभी तक कोई बिलों के बढ़ने की बात नहीं की, कोई धरनों जलसों की बात नहीं की, कोई जेल वगैरह की खबरें नहीं दी। तो गुज़िश्ता हफ्ता जो था वो जुम्मे के रोज़ आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया और ये जुम्मा वंस अगैन नून लीग पे भारी रहा। जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था तहरीक इंसाफ के हक में आया और इस तरह तहरीक इंसाफ को, जिनकी प्ली नहीं थी, बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद की प्ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके हक में दिया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और यूं तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर फातेह ठहरी इस मामले के अंदर। जी हाँ, और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देते हुए ये कहा गया फैसले में कि 15 रोज़ में उम्मीदवार अपना बयान हल्फी जमा कराएं और पार्टी से जो वाबस्तगी है वो जाहिर करें। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आज यानी बरोज़ पीर बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए जाएंगे, मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने दीगर साथियों को तोड़ने की बातें भी कर रहे हैं और इसी तरह अपने अरकान का साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर सूबों के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसमें कितनी सदाकत है, हुकूमत तहरीक इंसाफ के MNAs की वफादारी क्यों तब्दील करवाना चाहती है, इस पर हमने बात करनी है। उधर अदालत से इद्दत केस में बरियत के बाद जहां नैब की टीम ने बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में ही गिरफ्तार कर लिया था, वहीं गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की 9 मई के 12 मुकदमात में लाहौर पुलिस ने डयाला जेल में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली और रियासत के खिलाफ उकसाने की जो दफात थी उनके तहत तफ्तीश हो गया। डयाला जेल में बानी PTI से तफ्तीशी टीम ने पूछताछ की है। 9 मई के जो मुकदमात है उसके हवाले से सवालात भी पूछे गए। पुलिस ने रावलपिंडी अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी है। बानी PTI को आज वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की ATC में पेश किया जाएगा। जिना हाउस हमले की तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी और बानी PTI के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी तरफ डयाला जेल में नए नैब तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई जिसमें बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने दोनों को 20 जुलाई को दोबारा से पेश होने का हुक्म दे दिया और दोनों को डयाला जेल में ही रखा जाएगा। दोनों पर तोशाखाना से ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्जाम लगाया गया है। तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ अदालती फैसले पर मुस्लिम लीग नून का जो मुशावरती इजलास आज होना था मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का जो इजलास है मुहर्रम उल हराम के बायस मुलतवी किया गया और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब पार्टी रहनुमाओं से बात करेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। जी, तो सोच में यही रहा हूं कि अगर रियासत इतने बड़े 790 मिलियन पाउंड केस था उस जैसे मुकदमात को साबित नहीं कर पाई तो ये जो मुकदमात हैं उकसाने के, इसको कैसे प्रूव करेगी? बार अच्छा क्वेश्चन, अब प्रोसिक्यूशन कैसे चलती है आगे, हमसे बात करेंगे। हमारे साथ खालिद क़य्यूम साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे ज़रा राय ले लेते हैं कि उनकी क्या राय है। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जुम्मे को, खास तौर पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, फैसला थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स आया, जो उसका मतन था। जुम्मे को हमेशा बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान में जुम्मे को ही ज्यादा, जी जुम्मे को होते, खास तौर पे जो नून लीग के हक में नहीं होते वो तो हमने देखा अक्सर जुम्मे को ही आ जाते हैं। जुम्मा या उनको रास नहीं है, वो जुम्मे को रास नहीं है। हाउ यू सी दिस डिसीजन? उसके बाद अब दोबारा से कुछ मुकदमात बने हैं, खान साहब को भी बड़ा रिलीफ मिल गया है। क्या तहरीक इंसाफ अब अपने रिलीफ ट्रैक के ऊपर है और जल्दी हम ये अज्यूम कर लें कि उनको वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई मीन हाउ यू सी दिस सिचुएशन? देखिए कि अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो 60 आइन का आर्टिकल 63A के तहत भी इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो बंदयाल साहब थे उनके दौर में भी इस तरह एक बड़ा रिलीफ PTI को मिला था, जिसमें डिफेक्ट करने वाले, जो पार्टी छोड़ने वाले जो अरकान थे वो वोट डालने का उनसे हक ले लिया गया। लेकिन उस फैसले से भी आपने देखा कि मुल्क के अंदर एक आइनी और सियासी बहरान जो है वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ा था और उसके साथ आज तक कायम हैं, मौजूद हैं। इसी तरह ये जो एक बड़ा फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया है, इसमें भी जो नून लीग का अब तक जो हुकूमती पार्टी है उसका भी अगर आप देखें गहराई के साथ तो रद्द अमल उसी तर्ज का है जिस तर्ज का 63A की तशरीह का जो रेफरेंस था उसके फैसले पर नून लीग की तरफ से रद्द अमल दिया गया। और उस वक्त आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो है उस फैसले की सख्त और शदीद अल्फाज में मजम्मत रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो होती थी। और अभी लग रहा है कि शायद इस फैसले पर भी जो है वो हुकूमत का को रद्द अमल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी वैसे हुकूमत के पास अदालती तौर पर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस फैसले के खिलाफ?
देखिए, अदालती तौर पर तो ऑप्शन जो हैं वो हुकूमत के पास हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो हैं चूंकि फुल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, तो इस तरह महदूद ऑप्शन जो हैं वो आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरी अदालत जो है उसका ये फैसला था। तो इसमें ऑप्शन मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर जो है अमल दरामद किस हद तक करता है। अभी तो अमल दरामद के हवाले से कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि एक पेशरफ ज़रूर हुई है कि अदालत ने तो हुक्म दिया है कि 15 रोज़ के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करे, लेकिन उन्होंने ये फैसला तो अभी ज़ाहिर है नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ जो इंट्रा पार्टी जो केस था, इलेक्शन का जो केस था पीटीआई का, अब वो 23 जुलाई के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है उस केस को समात के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया है। और इस फैसले को भी अगर आप गहराई के साथ जो है वो देखें, तो इसमें भी जो है वो बड़े सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से ख़ास तौर पर उठाए जा रहे हैं। कि देखिए कि जब आप देखें कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि 15 दिन में डिक्लेरेशन जो है अब वो 41 जो अरकान हैं, जो आज़ाद अरकान हैं वो अपना जमा कराएं और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। लेकिन देखना ये है कि आपको याद होगा कि जब इंतहाबी अमल शुरू होता है तो इंतहाबी अमल में जिस तरीके से आम जो जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी तरह जिस तरह कागजात नामजदगी का एक अमल जो है वो मुकम्मल किया जाता है, उसी तरह मखसूस नशिस्तों पर ख्वाह वो ख़वातीन की नशिस्तें हों, ख्वाह वो माइनॉरिटी की नशिस्तें हों, उनका भी अमल उसी तरह मुकम्मल किया जाता है। उनके कागजात की स्क्रूटनी होती है, उनसे MNA के जो उम्मीदवार हैं उनसे 40,000 फीस ली जाती है, जो MPA के उम्मीदवार हैं उनसे 20,000 फीस ली जाती है, और इसका बकायदा एक शेड्यूल होता है। तो अब देखना यह है कि ये जो अमल है इलेक्शन एक्ट के तहत, इस अमल का क्या बनेगा। और क्या आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमल दरामद कराना है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया गया है अदालत की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहीं पे कुछ और मुतालबात भी करती दिखाई दे रही है। वो कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो चारों सूबों के कमिश्नर्स हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ऐसी सूरत हाल में क्या कहेंगे? देखिए, PTI तो बड़े अरसे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं उनके मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है, लेकिन हमने देखा ये तो इंतखाबात से पहले भी इस तरह के मुतालबात आए, इंतखाबात के बाद भी इस तरह के मुतालबात आए, लेकिन हमने किसी भी मौका पर नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कहीं सरेंडर किया हो। तो अब भी जो है वो नज़र नहीं आता कि बज़ाहिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करेगा। इसमें एक और देखना ये होगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फैसला आया है इससे जो है वो हुकूमत जो है वो यकीनन कुछ दबाव में ज़रूर आई है, और इसका बज़ाहिर जो फैसला, ये जो फैसला है इसका बज़ाहिर जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ी जो पार्टी बन गई है पार्लियामेंट के अंदर PTI, उसको हुआ है। लेकिन अगर आप इसको गहराई में थोड़ा देखें तो इस फैसले से जब अगर हुकूमत वीक होती है तो ना सिर्फ अपोजिशन मजबूत होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो दबाव में हुकूमत आएगी वो अपने इत्तेहादियों का दबाव भी उन पर जो है वो बढ़ेगा। खालिद साहब, खास तौर पर पीपल्स पार्टी का गुस्सा भी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक दिन के अंदर टॉप लीडरशिप से लोअर टियर तक मैंने नहीं देखी, और उसमें एक ही प्ली ली गई और मुसलसल आइन को रीराइट करने की बात की गई, वेदर इस आज़म नज़ीर तारड़, इस ख्वाजा आसिफ, इस अता तारड़, जिसने भी बात की है। तो एक तो गवर्नमेंट के अंदर बड़ा गमो गुस्सा, दूसरी बात वो गमो गुस्सा सिर्फ अदालतों पर नहीं था, वो गमो गुस्सा उन कुव्वतों पर भी था जो कल उनको हुकूमत में लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ मुसलसल ये किया जा रहा है, मुसलसल हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं एक सर्द जंग वहां पे भी स्टार्ट है, और जिसका नतीजा कभी नून लीग के हक में नहीं निकला। हाउ यू सी दिस सिचुएशन? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि एक सर्द जंग जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर जिनकी वजह से हुकूमत कायम है पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी भी जो है उसके भी हमें जो है वह हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो नज़र आते हैं। पिछले दिनों में नाराज़गी जो है खुलकर भी जो है वो सामने आई, और सदमोहरी जो है
वो हमें नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान के सदर जो हैं आसिफ अली जरदारी, जो दूसरी बार पाकिस्तान की तारीख में सदर पाकिस्तान बने हैं, वो सदर बनने के बाद पहली बार लाहौर तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन लाहौर में किसी हुकूमती शख्सियत ने जो है वो उनका इस्तकबाल नहीं किया, उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं गए। मुश्तबा शुजा रहमान सब थे शायद। बस वो थे, लेकिन जरा उससे ऊपर की मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। तो उसके साथ फिर कोई बड़ी मुलाकातें भी जो हैं वो नून लीग की तरफ से लाहौर के अंदर, जरदारी साहब कई दिन लाहौर में रहे, लेकिन नून लीग की किसी शख्सियत ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये हुकूमत में आने के बाद, इत्तेहादी बनने के बाद तो रूटने बनाने का सिलसिला चलता ही रहता है, ये चलता रहेगा। लेने वाली लेकिन देखें, इत्तेहादों के अंदर भी देखा जाता है कि जब हुकूमतें कमज़ोर होती हैं तो फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दबाव बढ़ते हैं, उनके मुतालबात फिर मानने पड़ते हैं, ख़ास तौर पर जिनके वोटों से आपकी हुकूमत कायम है। यहाँ पर तो हमने देखा माजी में कि मियाँ मंजूर वट्टू वज़ीर आला बने थे और उस वक्त 100 से ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी की थी, वो 18 नशिस्तों के साथ जो है यहाँ पर वज़ीर आला 2 साल तक वज़ीर आला रहे और स्याह सफ़ेद के पंजाब के मालिक रहे, और जिनकी वजह से हुकूमतें कायम होती हैं फिर उनका दबाव जो है। अच्छा, वो नुक्ता जरा बीच में ही रह गया मेरा, वो जो मैंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा है, अदालतों से भी नाला है इस वक्त, यानी कि हुकूमत ये कह रही है कि पहले हमें मैंडेट नहीं दिया गया, नवाज शरीफ साहब तो इसका इजहार कर चुके हैं, इसी वजह से वो शायद प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने, और फिर अब ये फैसले पै दर पै जो उनके मुखालिफ आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं, तो ये मामला किस जानिब अल्टीमेटली किधर लीड होता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो अदलिया से खुश नहीं नज़र आती, लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो तो हमें एक पेज पर ही नज़र आती है। उसमें इस फैसले के बाद भी अब भी एक पेज पर ही है, उसमें कोई बड़ी जो दरार है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि दोनों तरफ से जो मुफाद है, जो इंटरेस्ट है वो कामन है, इसलिए जो मामलात ऐसे हैं मुल्क के इस वक्त कि उससे दोनों जो हैं वो आपस में मैं समझता हूँ जुड़े हैं। अच्छा, और एक मैसेज तहरीक इंसाफ को भी दिया गया था फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट, और वो ओबियसली बड़ा वाज़ेह मैसेज था कि आपने अगर करना है तो आप माफ़ी मांगे, आप अगर चाहते हैं कि चीज़ें सेटल हों तो आप माफ़ी मांगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, आप माफ़ी मांगे। उन्होंने एक अपनी हार्ड लाइन ली और उस हार्ड लाइन को परसू करते हुए वो मुसलसल केसेस से निकलते जा रहे हैं, जो जिसे औखे केसेस कहते हैं उसमें से काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल चुका है। अब ये जो रियासती केसेस हैं अब कैसे चलते हैं, कितना चलते हैं, ये बात की बात है। बहरहाल वो जो एक तलवार लटक रही थी उनके सर पे काफ़ी हद तक उससे, तो आपको लगता है कि वो पॉलिटिकली इस जंग में आगे जा रहे हैं, जीत रहे हैं, या रियासत उस तरीके से परसू नहीं कर पा रही अपनी प्ली को, अपने क्लेम को जिस तरह करना चाहिए उनके खिलाफ, जैसा कि उन्होंने 9 मई किया, वैसा कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, बज़ाहिर जो हालात हैं इस वक्त उसमें तो यही लग रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी बेनिफिशरी जो है हमें वाज़ेह तौर पर पीटीआई जो है अब वो लग रही है, और दूसरा असल जो मामला है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान वो ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। और इस हवाले से अब पीटीआई की क़यादत की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जो सियासी जमातें हैं उनको जो है वो एतमाद में लिया जाए, उनको साथ मिलाया जाए, उनसे बातचीत शुरू की जाए, और ख़ास तौर पर एक तरफ अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनसे बातचीत की जाए, और दूसरा जो इस हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी बातचीत जो है वो सियासी बातचीत शुरू की जाए, ताकि उसके ज़रिए भी आगे चलकर जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है। आपने देखा कि जब बानी पीटीआई की बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत ख़त्म हुई तो उनके इत्तेहादी थे जो उनका साथ छोड़कर जो है वो इस तरफ आए थे, तो इस तरह बातचीत के नतीजे में जो है दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कह रही है कि अरकान असम्बली पर वफादारियां बदलने के दबाव डाला जा रहा है। क्विकली मैं चाहूंगी जरा इस पे भी रोशनी डाले, क्यों चाह रही है हुकूमत के एमएनएस की वफादारियां तब्दील की जाए? देखिए, इस तरह की जो शिकायत हैं वो आ रही हैं, अखबारात में, मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि कुछ जो उनके लोग हैं पीटीआई के वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई के जो अरकान हैं, आज़ाद अरकान हैं, उन पर अगर कोई दबाव है तो उनके ऊपर उससे भी बड़ा दबाव जो है वो बानी पीटीआई का और पीटीआई का है। वो समझते हैं कि अगर हम एक बार पार्टी छोड़कर किसी दूसरी साइड पर चले गए तो फिर आगे आने वाले जो इंतखाबात होंगे
उन इंतखाबात में फिर उनको जो है वो पीटीआई का वोट जो है वो नहीं मिल सकता। उनके अंदर पीटीआई के वोट का जो खौफ है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खौफ से बड़ा खौफ बन चुका है। तो इसलिए छोड़ना जो है वो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल में बड़ा मुश्किल। छोड़ के जाना ले वापस आ रहे हैं, वापस आने क्यों छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, थैंक यू, आपके तज्जिए का शुक्रिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में खासतौर पर तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो रिलीफ मिल रहा है उसके ऊपर हमने बात की है और कुछ अच्छे दिन आए हैं तहरीक इंसाफ के लिए। देखते हैं सूरत हाल किस जानिब जाती है, हम इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ मईशत के हवाले से जो कि बहुत ही अहम है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे बुनियादी नुकात पे बात करें जिससे गुफ्तगू को कुछ हासिल भी हो। आज हमने IMF और पाकिस्तान के दरमियान, आपको मालूम ही एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का वो देगा। IMF के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत अगर बात करें तो पाकिस्तान को 7 बिलियन US मिलने हैं, जबकि 37 मंथ का इसमें टाइम पीरियड है। IMF का ये भी कहना है कि गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, मुआशी इस्तेहकाम के आशारिये कुछ ना कुछ हासिल हुए हैं। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसका बाइस बनेगा। ताहम मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा, ये IMF का कहना है। इस मुआहदे के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के दौरान जो GDP है इसमें टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान में जो ज़रे शोबा है उसको भी टैक्स नेट के अंडर लाया जाएगा। सो ये वो मेन इनिशिएटिव्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है IMF के पाकिस्तान लेगा इस मुआहदे के बदले। जी हाँ, और पाकिस्तान में टैक्स आमदनी में GDP का 1.5% इजाफा रवा माली साल ही होगा और IMF से मुआहदे के तहत पाकिस्तान में टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। टैक्स आमदनी बढ़ाने से समाजी शोबे के लिए ज़्यादा फंड्स मैसर होंगे और इन मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान को बाहमी दोस्तों की मदद बहुत अहम होगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका है और ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हमने मईशत को मुस्तहकम करना है, इनफरादी इज्तिमाई काविशों से ही मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। मेरी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं है, मेरी तरजीह कौमी मुफाद है। उन्होंने कहा तमाम सरकारी अफसरान कौमी मुफाद को तरजीह दें। क्या मौजूदा पॉलिसी से मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा और क्या साल 2024-25 का जो बजट है मुल्की माशी बहाली को मुमकिन बना पाएगा, इस पर हमने बात करनी है। दूसरी जानिब अगर महंगाई से सताई अवाम की बात करें तो जनाब दोबारा से बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक का इजाफा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया, जबकि टैक्सेस को मिलाकर जो स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत है वो मजीद बढ़ेगी और माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपये बरकरार रहेगा। यानी कि कोई अच्छी खबर नहीं है। जी, अच्छी खबर नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा हम राय लेने की करते हैं जब भी हम इनवाइट करते हैं, तशरीफ लाते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आप मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, एक वक्त होता था जब हुकूमतें इतनी परवाह करती थी आवाम की और मीडिया की भी ऑब्वियसली इसलिए चूंकि हम आवाम को बता देते हैं बात कि वो IMF से मुआहिदा तो दूर की बात, IMF की बात करते हुए भी घबराते थे। बाकायदा ताने दिए जाते थे नेशनल असेंबली के अंदर कि आप तो IMF की बात मान रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे बजट का हिस्सा बन गया क्योंकि हमारी मुआशी पॉलिसीज हमें वहां पे ले आई। फिर इसी तरह ये जो बिजली की कीमत में या डीजल पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, ये भी हुकूमतें अपने लिए वबाले जान समझती थी कि अब ये करना पड़ रहा है, लेकिन अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में। इतने सुकून से 6-6, 7-7 रुपए यूनिट बढ़ा दिया जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरा पहला सवाल आपसे हुकूमती रवैये के हवाले से है, अगर डेमोक्रेसी हो, हुकूमतें अवामी हों, उसके बावजूद इस तरह के फैसले इतनी आसानी से कैसे कर पा रही हैं? हमारी मुआशी सूरत हाल क्यों इतनी अबतर होती जा रही है और क्यों ये पॉलिसीज कुछ रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं, जिसके बारे में रोजाना बैठ के हमारे बड़े बात करते हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, हमारा बहुत कीमती, लेकिन हम दोबारा रखेंगे डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत बिल्कुल बेफिक्र होकर जब चाहती है एक नोटिफिकेशन निकलता है, प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं, इट इज़ डन। आई मीन इट्स नॉट कंसिडर्ड कि इसका इम्पैक्ट मईशत के ऊपर तो चले, मैक्रो लेवल पे तो जो आएगा, माइक्रो लेवल पे मेरी आपकी जो जिंदगी है उसके ऊपर जो आएगा, हमारा जो बजट डिस्टर्ब होगा। आपके 1 रुपये पर यूनिट बढ़ाने से जो गरीब की 2000 की तनख्वाह खुद से कम हो जाती है, जो पिछले कई सालों से बढ़ी नहीं, उसका इम्पैक्ट कोई नहीं सोचता। और उस खत्ते गुर्बत से नीचे जाने के बाद
वो जहर खाएगा, वो बच्चों को स्कूल से उठा लेगा, वो कुछ और ऐसा करेगा, उसकी दुकान खत्म हो जाएगी, उसकी रेडी रुक जाएगी। नोबडी थिंक्स अबाउट इट। कहते हैं अवामी हुकूमत है, कहते हैं वोट से आई है, लेकिन इसके फैसले ये नहीं बताते। बिल्कुल, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोचता। आप सही कह रहे हैं। बजट आने से पहले भी यही कहा जा रहा था कि अवाम दोस्त बजट है, और जो अवाम दोस्त बजट ये आया, वो दोस्त है जो पीठ में चढ़ा। हाँ एग्जैक्टली, जब बजट आया तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। खान इज विद अस राइट नाउ। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, आई पुट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा करूं? जी, मैंने सुन लिया था। जी प्लीज आंसर कीजिए डॉक्टर साहब। तो देखिए, एक तो इमरान, मेरी आपसे जब भी बात हुई है, मैंने आपको बड़ी कैंडिडली ये हमेशा कहा है कि IMF के बगैर पाकिस्तान को इस वक्त चलाना एक प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है, और मुमकिन भी शायद नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान को 73 से 22 से 25 अरब डॉलर दरकार हैं हर साल, जिसमें हमारी मल्टीलैटरल्स के पैसे हैं, जिसमें हमने करंट अकाउंट का खसारा देखना है, हमारे बायलैटरल के जो रीप्रोफाइलिंग होनी है, जो कमर्शियल डेट्स वापस होने हैं, और IMF का अपना डेट जो 7 अरब डॉलर के करीब अगले 3 से 4 साल में वापस होना है। इन सब पैसों को जमा करने के लिए IMF की अम्ब्रेला दरकार है, और इसीलिए IMF की एक एंगेजमेंट जो है वो हो गई है। ये बात तो इस हद तक दुरुस्त है, बट मैं हमेशा साथ साथ ये कहता हूँ कि IMF कैन डू सो मच फॉर यू। IMF की वजह से आपको आज भी मुल्क में एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी को स्लो करके इंटरेस्ट रेट, यानी जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, उसको बढ़ाकर आपने थोड़ा सा इन्फ्लेशन को संभाला, क्योंकि डिमांड प्राइवेट सेक्टर की टूट गई। नंबर 2, आपका करंट अकाउंट का खसारा टूट गया, और वो इसलिए टूट गया कि आपने पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उस पर एक कदगन सी लगाई हुई है, जिसकी वजह से वो भी स्लो हैं। और तीसरा, आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान में एक ओवरऑल जो रिजर्व्स हैं, मतलब ये तो होना ही था कि जब इंपोर्ट्स टूटी तो आपके रिजर्व जो हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए, आज 9 अरब डॉलर से। अब जो प्रोग्राम एंगेजमेंट होगी, ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो है, ये जिसे आप कहेंगे एक तरह से सीमेंट हो जाएगी। पर अगर आप पूरे प्रोग्राम को अब देखिए, ये तो बात इस हद तक दुरुस्त है, पर प्रोग्राम क्या होगा इमरान, वो कंट्री अथॉरिटीज पे लार्जली डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिस प्रेस रिलीज से आपने पूरा इंट्रोडक्शन सामने रखा है, उसमें 11 मरतबा एक प्रेस रिलीज में टैक्सेस का लफ्ज है। अगर आप फाइंड दबाएं ना ऊपर अपने कंप्यूटर के और टैक्सेस लिखें, तो उसमें 11 दफा वो निकलेगा। तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो अप्रोच पेपर है टू द बजट या टू द प्रोग्राम ओवरऑल, वो टैक्स हैवी है। इसका जो दूसरा रुख है वो ये है कि अगर यही पेपर आज से 4 माह पहले बजट स्ट्रैटेजी का हम दोबारा सोच के लिखते, तो हम एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है उस पर ज्यादा फोकियत देते, और शायद जो ऊपर का 18,000 से जो 18,900 अरब जो हुजम है बजट का, ऊपर का 900 अरब अगर हम संभाल लेते एक्सपेंडिचर्स में, तो हमें जो 900 अरब के एडिशनल टैक्सेस हैं वो नहीं लगाने पड़ते। सो जस्ट थिंक थ्रू, जो आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि व्हाट वी कैन डू फॉर द पीपल, अभी भी ये वक्त तब्दील नहीं हुआ। हम अगले साल में एक्सपेंडिचर्स को अगर संभालें तो 4 से 6 माह में अगर प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, हम प्राइम मिनिस्टर की अपनी उन जज्बाती तकरीरों का क्या करें? मुझे समझ नहीं आती। मैं आप जैसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात को एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से मानूं, या फिर मैं प्राइम मिनिस्टर की वो जज्बाती तकरीरें मानूं कि मेरा जाती कुछ नहीं है, सारे लोगों को मिलकर काम करना होगा। ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर से मुराद मेरी इस हुकूमत है, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो इतनी दर्दमंदाना तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, लगता है कि ही इज लाइक, उनका हाथ हमारी नब्ज पे है, लेकिन उनके फैसले कुछ और बताते हैं। डॉक्टर साहब, हम किसकी माने, अवाम किसकी माने? देखिए, जब भी किसी भी कंट्री अथॉरिटी की एंगेजमेंट IMF के साथ होती है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो लार्जली डिपेंड करता है एक्सटर्नल एडवाइस पे टू रन इट्स कंट्री। अभी आप देखें कि हम आज भी ये कहते हैं कि FPR को मैकेंजी थ्रू मेलिंडा एंड बिल गेट्स की फाउंडेशन के $4 मिलियन के एवज डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। आपने ये तो नहीं ना सुना कि कोई 3 पाकिस्तानी एक्सपर्ट हमने रखे हैं जो ये काम करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, आप आज भी इसको आपको थोड़ी सी अपनी ये सोच को तब्दीली लानी पड़ेगी मुल्क में। यू हैव टू बिलीव दैट जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो इंडिया में, चाहे वो जनरल पार्क की टीम हो साउथ कोरिया में,
चाहे वो ली क्वान यू की टॉप टियर टीम हो, वो बिलीव ही इस चीज में करते थे, हाईएस्ट प्रोफेशनल्स पेड द हाईएस्ट रेट। उन्होंने इस तब्दीली का 10 से 15 साल सर्जिकल ट्रीटमेंट किया। आपका एफबीआर, आपकी एनर्जी सेक्टर, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो सर्जिकल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, और वो सर्जरी जब भी होगी वो लोकल डॉक्टर्स ने ही वो सर्जरी करनी है। अब यहाँ तक कि आईएमएफ सीमेंट हो गया है, ऑल गुड, द गवर्नमेंट हैज डन वेल, बट एट अ कॉस्ट वेयर हमें, आपने जैसे देखा इन्फ्लेशन को अब दोबारा मुझे थोड़ी सी ये लग रही है कि जिस तरह बढ़ी हैं एनर्जी की कीमतें, जिस तरह बढ़ी हैं टैक्सेस, 1700 से 1800 अरब के जो नए टैक्सेस हैं वो इस वक्त मुल्क में लगे हैं। ये सब थोड़ा सा अभी इन्फ्लेशनरी होगा, बट अभी भी वक्त है हुकूमत अपने थोड़े से एक्सपेंडिचर्स को संभाले। आने वाले 6 माह में जो नेक्स्ट मिनी बजट है, द सरप्राइज दैट द करंट गवर्नमेंट कैन गिव इज टू से कि हम इनकम टैक्स के रेट्स को नीचे की तरफ ला रहे हैं ऑफ द वेज अर्नर्स, अगर वो अपने एक्सपेंडिचर्स को संभाल लें। बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव अ प्रोग्राम, सो लेट्स we have to stick with it, but ये सारे काम, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म, एफबीआर रिफॉर्म, और आखिरी बात यह है कि इस पूरी प्रेस रिलीज में जब आप दोबारा पढ़ेंगे, और तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत आपने बढ़ानी है, पाकिस्तान में बिजनेस की आसानियां आपने पैदा करनी है। ये सारे काम जिस दहाने पे मुल्क खड़ा हुआ है, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली डिजर्व करता है, जिसे आप कहते हैं ना, गुड ओल्ड हार्ड वर्क टू रिपेयर द डैमेजेस दैट हैव बीन डन। अब अगर तो हम ये कर पाए तो आप कभी उम्मीद रखें कि ये सब चीजें संभल जाएंगी। बट फॉर नाउ ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी उम्मीद रखें, जिसका दावा कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के ये आखिरी प्रोग्राम होगा और ये जो इसके बाद खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम खत्म हो जाएंगे, और ये जो 2024 to 25 बजट है, ये जो मुल्क की मुआशी बहाली है, जिसका IMF कह रहा है कि मुआशी आशारिया बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, कोई ये इस्तेहकाम लेकर आएगा? इट इज़ वेरी हार्ड टू से फॉर एनीवन कि क्या हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल तक बढ़ा लेंगे कि हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो खसारे हैं, उनको संभाल लें। इट्स हार्ड टू से कि हम अपने SOEs के लॉसेस, हमारा जो मालियाती खसारा है, हमारे जो प्रोविंसेस के साथ इश्यूज हैं, प्रोग्राम में उस पर भी बात हुई। मुझे खुशी हुई कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात आई है, ये अच्छी चीजें हैं। अगर तो हम ये सब कर पाए और अपने 3 खसारे याद रखिए, एक मालियाती जो कमाते हैं खर्च करते हैं, दूसरा जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर का खसारा है जो 600 से 1000 अरब के दरमियान है, और तीसरा एक बैरूनी खसारा। इन तीनों खसारों पे काबू पाने के लिए जो कलीदी गुफ्तगू है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म, FBR की तंजीमें नौ, टैक्सेस की तंजीमें नौ, टैक्सेस को आसान बनाना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी कायम करना, और आखिर में मुल्क को इतना डी रेगुलेट कर देना कि हर कोई ये चाहे कि मैं नौकरी सरकार की नहीं करना चाहता, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, कोई चीज दुनिया में बेचना चाहता हूँ। ये गुड ओल्ड हार्ड वर्क है जो आज भी हम कर्जे लेकर जिंदगी अगर काटते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। एक बात और करूं कि इस पूरी प्रेस रिलीज में जो नई जिक्र है, और मैं आज कह रहा हूं, जिस तरह मैं IMF का कहता था, इमरान ये भी बात आप नोट कर लें, मैं ये पाकिस्तान को डेट की रिलीफ, डेट की रीप्रोफाइलिंग के बगैर अगले चंद साल में, वरना आपको अपनी सारा कुछ पेट काट कर जिंदा रहना पड़ेगा। ये कोई अच्छी रविश नहीं है। हम सो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रीस्केजुलिंग है, ये जो डेट सर्विसिंग के अंदर हमारे पैसे जा रहे हैं, इसको एक रीविजिट करवाना पड़ेगा पाकिस्तान को, बाय हुक और बाय क्रूक, आप ये कह रहे हैं? अपनी टीम लाएं, पहले तो इसका खाका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और तीसरा IPPs का डेट। ये 3 डेट्स हैं जो आपको संभालने पड़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली एक प्राइम मिनिस्टर को, एक गवर्नमेंट को, डॉक्टर खाकान, कितना टाइम चाहिए होता है टू मेक अ गुड टीम? आई मीन ये तो वो काम है जो हुकूमतों में आने से पहले किए जाते हैं। यू हैव योर आइडल टीम एंड देन यू ब्रिंग देम इन एंड यू लेट देम वर्क। ये यूजुअली दुनिया में तो ये होता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर आप 1.5 साल पहले एज प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं, आप दोबारा से इनको साल से तो आई बिलीव ऊपर ही हो गया, अब तो तारीखें भी हमें याद नहीं है, तो ये कब लाएंगे अपनी टीम, या क्यों नहीं ला रहे? इसमें कुछ आपने तो गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, सो व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई मीन आपको क्यों लगता है ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही है?
देखिए, पाकिस्तान की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, हाँ। उसमें इस वक्त गुंजाइश, जब तक कि बहुत ही कोई भी आने वाली हुकूमत, इंडिया में भी ऐसे ही था, जब तक 90 की दिहाई में मनमोहन सिंह खुद वजीर खजाना नहीं बने और उन्होंने एक टीम नहीं इकट्ठी की, या ली क्वान यू ने ये डिसाइड नहीं किया कि मैंने प्रोफेशनल्स के थ्रू मुल्क चलाना है। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर गुंजाइश ही नहीं दे रहा कि प्रोफेशनल्स जो हैं उनको कलीदी पोजीशंस पर, पोजीशंस ऑफ पावर, पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी पे जो है अपॉइंट किया जाए। और हुकूमतें अभी भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, आप पढ़िएगा इमरान और आप भी मैम, उसका नाम है ट्रूली अनलकी। पाकिस्तान एक आउटसोर्स थिंकिंग मॉडल पे है कि वो टीम आएगी, प्रोजेक्ट बनाएगी, वो टीम बाहर से आएगी, ये रिफॉर्म करेगी, IMF का एक MEFP है उसके तहत चलेगा। ये सारी थिंकिंग इस हद तक ठीक है। हर एरिया इतना टेक्निकल है कि शायद एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म अगर कोई मुझे भी कहे तो मैं शायद माजरत कर लूंगा, बिकॉज उसके लिए आपको वो इंसान चाहिए जो टेक्निकली एनर्जी सेक्टर को बखूबी समझते हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जरूरी है। और जी आप सही कह। सो आज भी पाकिस्तान देखें एक कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है। जब तक इसको हम अबूर नहीं करेंगे, और जिस दिन अबूर करेंगे, मैं कन्विंस हूं इस बात से कि ये 5-10 साल की गेम है, जिसमें पाकिस्तान में कतई तौर पे ये नहीं है कि दूध की नदियां बह लेंगी, पर ऐसा जरूर होगा कि इनफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही होगी। पैदावारी सलाहियत बढ़ने से पाकिस्तान की जिस तरह प्राइसेस बढ़ती हैं वो नहीं बढ़ेंगी। जैसे इमरान वरी कर रहे हैं कि 5-5, 6-6 रुपए बिजली की कीमत, जो इनएफिशिएंसीज हैं वो रिमूव कर देंगे तो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये सब काम किए जा सकते हैं। अच्छी बात ये है, द गुड पॉइंट टू एंड हियर इज कि कौम इस चीज पे भरोसा करे कि हमें बहुत अदराक है लोकल डॉक्टर्स को कि व्हाट नीड्स टू बी डन। लेकिन जिन्होंने लोकल डॉक्टर्स को अपॉइंट करना है उनको इदराक नहीं है ना, वो तो कहीं और देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जाते जाते जरा ये बिजली वाली जो आपने जिक्र कर ही दिया, इस पर क्या जब तक फिर IMF प्रोग्राम में हम रहेंगे बिजली की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी? पाकिस्तान में पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, एंड दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज मेंटेन, बिजली की कीमत का तायुन पाकिस्तान के 10 स्टेट रन डिस्कोस एक पिटीशन लेके जाते हैं नेपरा के पास, और नेपरा को कहते हैं कि आप बिजली की कीमत इतनी तब्दील कर दीजिए। आप यकीन कीजिए कि उसके बाद ये बात हुकूमत तय करती है कि उन्होंने मैडन को या इमरान को एक सब्सिडी देनी है, और उसके तहत बिजली की कीमत जो भी तब्दील होती है वो हो जाती है। अब यहाँ पे एंटर होती है IMF ये कहती है कि अगर आप ये पास थ्रू नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कि सर्कुलर डेट बढ़ेगा, मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर। वहां पे आके ये चीज, और ये IMF के प्रोग्राम में ये एक टारगेट होता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया है, और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट नहीं की, सवाए 13-16 के। तो बी वेरी केयरफुल कि ये क्या एट लास्ट डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर? वो मेरिट की बहुत बात भी करते हैं और जज्बात भी अपने उनके नज़र आते हैं, वो दिखाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो कुछ कर पाएंगे कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को ले पाएंगे, या आपके चूँकि हल्का अहबाब है आपका, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और चूँकि यू बीन वर्किंग योरसेल्फ, तो कुछ हुकूमत ने कांटेक्ट किया है, कुछ ऐसी इंटेंट मौजूद है कि एक ऐसी टीम फॉर्म की जाए जो कि एनर्जी सेक्टर के अंदर या हमारी जो डेट सर्विसिंग के अंदर हमारी निगोसिएशंस हो सकती हैं, रीस्केड्यूलिंग हो सकती है, उस पर कोई बात करे? इज देयर समथिंग हैपनिंग? अभी तक प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, आई थिंक एक तो चूंकि चैलेंजेस मल्टी डिमेंशनल हैं, और एक मोड ऑफ ऑपरेशन फायर फाइटिंग का है। ये कोई, मैं करंट गवर्नमेंट पे नहीं कह रहा, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज बीइंग रन, कि कहीं पे ब्लीडिंग हुई वहां पे रोकने की कोशिश की। मिसाल अभी दे देता हूँ, 200 यूनिट तक जैसे बहुत रेट बढ़ा, 50 अरब इंजेक्ट किए, PSDP को यानी डेवलपमेंट बजट को काटा, 50 अरब वहां दिए, 3 महीने की रिलीफ आ गई। इसके साथ साथ हुकूमत इंटेंट तो सब शो करते हैं, करंट भी कर रही है। आई थिंक इसमें एक सीरियसनेस भी है, और सीरियसनेस इसलिए है कि ऑब्वियसली वी हैव। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब एंड फॉर योर एनालिसिस। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ताज़ा तरीन पिक्चर भी हमारे सामने आती है। मुख्तसरन ये है कि सही बंदे सही जगह पे लगाएं, प्रोफेशनल्स को काम करने दें, तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आपको पता है कि बहेरा अरब से मानसून की जो हवाएं हैं मुल्क के वस्ती हिस्सों में दाखिल हो रही हैं। हमने देखा जुम्मे के रोज़ भी लाहौर में बारिश हुई, इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश हुई। मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो बालाई इलाकों में भी मौसम मुतासिर कर रहा है। आज और कल भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बल्कि तूफ़ानी बारिशों के इम्कान जाहिर किए गए हैं। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की इंतजामिया जो मौसमी शिद्दत है उसको मद्देनजर रखकर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। कितनी बारिशें हो सकती हैं और मानसून बारिशों के दौरान अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए पंजाब में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर हमने बात की। बिल्कुल, हमारे साथ इरफान अली काटिया साहब मौजूद हैं जो कि DGPDM में हैं। उनसे ज़रा इंतजाम के हवाले से क्विक अपडेट ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच काटिया साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो इनफैक्ट थोड़ा सा हमें बता दीजिए क्या सूरत हाल है, आपके पास जो इतलात है उसके मुताबिक कितनी तैयारी हमारी और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बारिशों को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि आपके इल्म में ही है कि राइट फ्रॉम द 1st of जुलाई हमारे पास मानसून का एक बड़ा सिलसिला वो मुल्क में दाखिल हुआ है और उसने इनिशियली बलूचिस्तान में और अब फिर पिछले 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स पंजाब के भी खास तौर पे जो नॉर्थ है और सेंट्रल पार्ट है इसमें बारिशों का वो सबब बना। और फर्स्ट वीक में हमने देखा लाहौर में भी एक बहुत बड़ी बारिश आई और इसी तरह अब क्योंकि आगे सेंसिटिविटी है मुहर्रम उल हराम की भी, तो मुहर्रम के दिनों में भी बारिश खास तौर पे सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब इसमें बारिशों का वो सिलसिला जारी रहेगा। इस ज़मन में चीफ मिनिस्टर पंजाब की खसूसी डायरेक्शंस पे हमने जो डीसिल्टिंग का प्रोसेस है, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग जब ज्यादा बारिशें होंगी तो उससे डेफिनेटली लो लाइंग एरियाज में पानी का वो एक इशू का खदशा रहता है। तो स्पेशल डीसिल्टिंग कैंपेन हमने पंजाब में करवा के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खास तौर पे जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, और ये बड़े नाले जैसे पिंडी में नाला लई है, सियालकोट, नारोवाल और वजीराबाद के नाले, इनको भी, और इसके अलावा बाकी अर्बन सेंटर्स में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं और बाकी जो सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम है, इस सारे को भी, क्योंकि अदरवाइज तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन एक स्पेशल कैंपेन के थ्रू फॉर दिस अपकमिंग मॉनसून और इन बारिशों की वजह से हमने इसको डीसिल्ट करवाया। अच्छा। दूसरा, अभी हराम के सिलसिले में हमने स्पेशली कैबिनेट कमेटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की वो 2 दिन पहले मीटिंग करके उसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स सबको ये बड़ी क्लियर हदायत अभी दी गई हैं कि आपने मुहर्रम प्रोसेशन रूट्स के अलोंग जितने भी इस तरह के ड्रेनेज है सिस्टम, इसकी एक तो ऑलरेडी उन्होंने डीसिल्टिंग कैंपेन कर ली, लेकिन हमारे रिसोर्सेज और हमारा ह्यूमन रिसोर्स HR वो प्री पोजिशनिंग उनकी होगी कि ऐसी लो लाइंग एरियाज, क्योंकि मुहर्रम के जुलूस अंदरून शहर से निकलते हैं मोस्टली, यहाँ लाहौर में भी और बाकी शहरों में भी, तो वहां पे पानी का लो लाइंग एरियाज वहां जरूर मौजूद है। तो पानी का जो इस तरह का कोई इशू हो तो पहले ही हमारी मशीनरी की पोजिशनिंग भी हो और हमारा HR भी वहां डिप्लॉयड हो। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से एक दफा फिर ये गुजारिश जरूर करूंगा पंजाब में अपने अवाम से भी कि हमारा 30 जून से लेके अभी तक अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दीज हैवी रेन्स, छतों के गिरने के वाकयात, बाकी कुछ बेहतियाती की वजह से अभी तक 24 प्रेशियस लाइव्स वो दे हैव बीन लॉस्ट। सही है। तो ये जो तो काटे साहब अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि रवा साल 40 से 50% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। तो हमने देखा 2022 में भी फ्लड से जनूबी पंजाब में खासी तबाही हुई थी। अब की बार सेटिस्फैक्टरी इंतजामात हैं? जी, एक तो ओवरऑल जो अबव एवरेज मॉनसून है वो प्रेडिक्टेड जो पाकिस्तान एवरेज है वो 30% है, और वो है फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 महीनों के ये 90 डेज के लिए। अभी तक खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी कि जिसमें पॉइंट रेनफॉल इतना ज्यादा हो गया हो किसी भी अर्बन सेंटर पे या अपर कैचमेंट ऑफ रिवर्स पे कि उसमें रिवर को बहुत बढ़ गया हो या किसी शहर में बहुत सारा पानी। वक्त हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और साथ साथ दुआ है कि अल्लाह करे बारिश खैर की हो। इंतजामात PDMA के पास क्या है, DGPDM में हमें बता रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक एक्सप्रेस। तो बात करते हैं अब कुछ एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, जिसमें हमने आपको बताया था वैसे सुहेल सिस्टर्स हैं, उन्होंने शानदार किस्म की कारकर्दगी दिखाई, फतह समेटी, मजमूई तौर पर 15 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। साउथ अफ्रीका में वेरोनिका, सिबिल और ट्विंकल सुहेल, ये 3 बहनें हैं, इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स कैटेगोरिकली अपने नाम किए और अपने 57, 52 और 84 कैटेगरीज केजी कैटेगरीज थी, इनमें गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। जो इसका क्लासिक इवेंट था उसमें तीनों बहनों ने 4-4, जबकि इक्विप्ड जो इवेंट था इसके अंदर 1-1 गोल्ड मेडल हासिल किया। इनकी इस अचीवमेंट को फिर ये कैसे हो सकता है कि हम सेलिब्रेट न करें। वैसे दे हैव बीन हियर आज से कोई 1.5-2 साल पहले भी आ चुकी है हमारे शो में, तो आज हमने दोबारा सोचा कि उनसे बात करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, ट्विंकल, वेरोनिका और सिबिल हमारे साथ मौजूद है। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आपने 1 नहीं 2 नहीं 15 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। कैसे पॉसिबल हो पाया, कितना चैलेंजिंग था, और जरा अपना अपना तारुफ तो कराइएगा कि आप में से ट्विंकल, वेरोनिका और सिबिल कौन है और किस किस कैटेगरीज में जो है आपने ये फाइट जीती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबिल सुहेल है। मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पूरे पाकिस्तान की, जिनकी दुआओं की वजह से आज हम लोग 15 गोल्ड मेडल जीते हैं और पाकिस्तान के नाम किया हम तीनों सिस्टर्स ने। और मैंने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग जो कि साउथ अफ्रीका में हो रही थी, उसमें मैंने क्लासिक पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड मेडल और एक्विक पावर लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल विन किया। मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है, मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ, 3 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली ही मैंने 57 कैटेगरी में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैंपियनशिप में क्लासिक में 4 मेडल हासिल किया और क्विक में 1 मेडल हासिल किया। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की, जिन्होंने हमारे लिए इतनी दुआएं की और हम लोगों ने ये मेडल्स पाकिस्तान के नाम किए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ट्विंकल सुहेल है और मैं 3 टाइम्स की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अभी मौजूदा मेरे पास 12 गोल्ड मेडल है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी पहली वुमन का लक़ब आता है वो मुझे भी दिया गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की कि उन्होंने हमें दुआओं में याद रखा। अभी हम लोग साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं और अभी हम लोगों ने एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग जो कि क्लासिक और इक्विप्ड हुई थी, उसमें मैंने हम लोगों ने 5 गोल्ड। राइट, दैट्स रियली ग्रेट। चलें, एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें साउथ अफ्रीका से ज्वाइन किया और चूंकि आपने बताया कि वक्त कम है आपके पास, तो क्विकली हमें एक तो अपनी कोई रूटीन के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से बता दें कि वो कैसे हो रही है, और साथ साथ जितने लोग आपको प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बीइंग द डॉटर्स ऑफ द नेशन, आप उनको कुछ भी कहना चाहें दी एंड गर्ल्स। हम लोगों ने पिछले पूरे साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे कोच मलिक राशिद साहब की बहुत मेहनत है, उनकी मेहनत की वजह से आज हम लोग मेडलिस्ट हो सके हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि जो वेरोनिका सुहेल है, वो वेरोनिका सुहेल जो है वो 57 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। और इन्होंने अपना बॉडी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना होता है और मेंटेन भी करना होता है, तो इनकी डाइट बिल्कुल हटके होती है। ये प्रोटीन और काफ़ी हैवी डाइट लेती है, जिसमें एग्स हो गए, प्रोटीन हो गया और डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेती है। और जो साइबल है वो उन्होंने हमेशा वेट डिक्रीज करना होता है अपना और मेंटेन करना होता है, और इसमें हम लोगों को स्पेशल डाइट की ज़रूरत होती है। और मैं हुकूमत से यही अपील करूंगी कि जैसे हम लोग पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं और इसमें हमें स्पेशल फैसिलिटेट किया जाए, जिसमें हम लोगों को स्पेशल जिम प्रोवाइड किया जाए। वुमेंस की आज तक पावर लिफ्टिंग की प्रॉपर तौर पे जिम नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी अपील करूंगी कि हम लोगों की जो, जैसे हम लोगों ने इतने मेडल्स विन किया, हम लोगों की डाइट का और खाने का स्पेशल एक सिस्टम बनाया जाए, हमारे कैंप्स लगाए जाए और एक अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। और इसके साथ साथ मैं खास तौर पे ये बात कहना चाहूँगी कि हम चारों बहनों ने पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजे गए थे, और अभी भी हम लोगों ने ये एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें हम लोगों ने 15 गोल्ड मेडल विन किया। तो मेरी पाकिस्तान हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमें तमगा इम्तियाज से नवाजा जाए। और इसके साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खास तौर पे आप इंडिविजुअल गेम को प्रमोट करें, ताकि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान का नाम और सर फख्र से बुलंद कर सकें। जरूर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सके पाकिस्तानी परचम। बिल्कुल आप अपील ना कीजिए, आपका हक है, आप हमारे चैंपियंस हैं और आपने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। बहुत शुक्रिया। ट्विंकल, वेरोनिका और सिबिल हमारे साथ मौजूद थी, अपनी जो अचीवमेंट थी वो डिटेल से बता रही थी कि कितना चैलेंजिंग रहा उनका ये सफर और किस हद तक उनको सपोर्ट जो है वो अभी तक मिली है। जी, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इन हीरो से मिलकर। अब आपको अपना सेगमेंट दिखाते हैं, निकले तेरी तलाश में, और आज बात हो रही है रशियन और वेस्टर्न लिटरेचर के हवाले से कि इसका मवाजना कैसे किया जाए। क्या गुफ्तगू है, देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। ब्रदर कामज़ोफ में बहुत ही खूबसूरत एक फ़िक्रा है जो कि दोस्तोयेव्स्की एक करैक्टर के मुंह से निकलवाते हैं। दे हैव देयर हैमलेट बट वी स्टिल हैव आवर ओन कामज़ोफ। तो तार साहब से सवाल पूछते हैं कि ये जो वेस्ट में और रशिया के अंदर मुख्तलिफ मुखासमत तो है मुख्तलिफ एरियाज़ में, लेकिन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रही है और बाकायदा वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ रशिया के अंदर एक बाकायदा एक मूवमेंट थी और स्पेशली जो यूटिलिटेरियनिज्म है और इस तरह बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे जिसको रशियंस बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे थे, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने फिर नावल्स लिखे और ये तमाम जो एक दूसरे के साथ जो मुखासमत है वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन इन दोनों का अगर हम मवाजना करना चाहें तो तार साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनका रशियन लिटरेचर और वेस्टर्न दोनों पे बहुत अच्छा गिरफ्त है। तो तार साहब बताइए, ये जो इनकी आपस में मुखासमत है रशियन लिटरेचर की और इनकी आपस में जो वेस्टर्न लिटरेचर है मगरबी अदब है, तो आप क्या समझते हैं कौन आगे है या इनका मवाजना कैसे किया जा सकता है? देखिए ना, अब वेस्ट बहुत बड़ा है, उसमें लेट से अगर मिनिमम आपके 10-12 मुल्क है ना, तो 10-12 मुल्कों में जो लिटरेचर क्रिएट किया जा रहा उसका मुआवजा है रशिया के साथ, जो है तो एक मुल्क लेकिन रकबे में शायद उन सब से बड़ा हो। तो शुरू से एक इनका वेस्ट का सिर्फ रशिया के साथ नहीं, एनीथिंग विच इज़ नॉन वेस्टर्न वो उसको हमेशा डाउन प्ले करने की कोशिश करते कि वही वाइट मैन बर्डन वाली बात है कि ये तो हमने दुनिया का वाइट मैन ने उठाया हुआ, उसमें रशियन शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ वेस्ट शामिल है। अफ्रीका में भी वाइट मैन बर्डन है और ये है और वो है। अफ्रीका का आप देखें कि कितनी कितनी एम्पायर थी, माली जैसी एम्पायर, मतलब कि द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड उस वक्त। तो खैर ये कहीं और निकल जाती। वेस्ट का जनरल एटीट्यूड जो है वो मुखासमत का है कि वो अपने सिवा किसी को, तो रशिया इज जस्ट नेक्स्ट डोर और रशिया के साथ उनका वो जो एक फ्रेंडली, आप देखें ना कि जंगें शंगे उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो कुछ भी हुआ उसकी तो तफसील में जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वेस्ट ने रशियन लिटरेचर को मजबूरी की सूरत में कबूल किया क्योंकि उनके पास ठीक है शायर भी अच्छे थे, जो है फिक्शन में तो ताब नहीं ला सकते आपको। मतलब मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो है अब चेखोव जो है हमारे उर्दू अफसाने पे सबसे ज़्यादा असर जो है उस चेखोव का। आप जितने भी हैं बड़े नाम, गुलाम अब्बास को ले लीजिए, बंटो को ले लीजिए, बेदी को, एक आध और भी मुझे नाम याद आए, इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ इनको शेखोव को। अच्छा, इसके अलावा उन्हें मोहफसा भी पसंद था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगेन क्यों ज़्यादा हुआ शेखोव का कि हमारे मिजाज से मुताबिकत थी। वेस्ट का मिजाज बिल्कुल अपोजिट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो उसका है ना एक रोब और दबदबा और बड़ापन, आज भी उन्होंने बड़ी कोशिश की है ये साबित करने की जी यूलिसिस बहुत बड़ा नावल है। बिल्कुल होगा क्योंकि लोग सारे कहते हैं, बल्कि मैं तो ख़ास तौर पे पेरिस में वहाँ गया, शेक्सपियर एंड कंपनी जहाँ पहली मरतबा वो शाया हुआ था, इतना लेजेंडरी नावल है। लेकिन अगर आप वॉर एंड पीस की बात करते हैं या एना कारेनिना, तो वो तो बह जाते हैं, वो तो उसके सामने ठहर नहीं सकते। तो चुनांचे वेस्ट ने भी एहसास कर लिया कि जी हाँ, और फिर उन्होंने कहा जी कि एक, बल्कि हमारे ही एक दोस्त ने कहा था ना कि जी वहाँ पे इसलिए लिटरेचर बड़ा पैदा हुआ है रशिया में कि वहाँ सर्दी बहुत होती और चुनांचे बर्फबारी होती, लोग अंदर बैठ के तो लिखते रहते हैं। भाई वो तो अलास्का में भी सर्दी बहुत होती है, कुतुब शुमाली के जो इस तरह स्कीमों बहुत बड़े राइटर हों, तो एक रिडिकुलस सी मिसाल थी और ये उसी प्रोसेस की कि उनको किसी ना किसी तरह डाउन प्ले किया जाए। यहाँ पे मुझे एक जो शायद इससे मुताबिकत ना रखती हो हमारे मौजू से कि फ्रांस वेस्ट एक बहुत बड़ा पियानिस्ट और शायद हंगरी का था और बड़ी धूम थी उसकी, तो ज़ार ऑफ रशिया ने उसको इनवाइट किया शाही दरबार में पियानो बजाने के लिए। तो
उसकी फिल्म भी बनी थी, डर्क बोगार्ट ने फ्रांस लिज का किरदार अदा किया था। चुनांचे वो बगी जा रही है और जनाब बर्फ़ पड़ी हुई है और ये वो सारा कुछ, और फ्रांस लिज जिस तरह के कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि बहुत मुतकब्बर होते हैं कि हमारे सामने फलां कौन है, तो उसके मैनेजर ने उसको कहा था कि तुम इतने जो कॉन्फिडेंट होके जा रहे, तो ये याद रखो कि इवन नेपोलियन कुड नॉट कॉन्कर रशिया। तो फ्रांस लिज ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था, बट माय डियर, नेपोलियन कुड नॉट प्ले द पियानो। अच्छा, इसमें एक रेफरेंस है रशियन का लव जो है म्यूजिक के लिए, और वो भी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। यानी बाल्शोई थिएटर, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बाल्शोई थिएटर में स्वान लेक जैसा ओपरा देखा है, और गालिना ओलानोवा जैसी बड़ी बैलेरिना लेजेंडरी, बहुत अच्छा हुआ फौत हो गई, अब उनका एक म्यूजियम है वहाँ। चुनाचे बाल्शोई थिएटर में आपको साल हर साल की टिकट नहीं मिलती, बड़ी सिफारिशों से, और क्लासिकल है। क्लासिकल का जो मिजाज है ना इनका, वो वेस्ट से कहीं आगे है। मतलब वेस्ट के जो क्लासिकल मौसीकार हैं उनको रशियन ज़्यादा जानते हैं बनिस्बत वेस्ट वालों के। इसी तरह उनका मिजाज लिटरेचर का है। तो आखिरी बात मैं करूं कि वो जो मुझे, तो मैंने देखा ये पुरानी बात, जब मैं पहली मरतबा गया हूँ कि गम स्टोर था जिसको दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर कहा जाता है मॉस्को, तो वहाँ पे एक लाइन लगी थी। तो ज़ाहिर है कि वहाँ अशियाए खुर्दनी की ज़रा कमी थी, कम्युनिस्ट ऐद में महदूद थी, मिल जाती सब थी। अब ये है कि अशियाए खुर्दनी बहुत हैं लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। खैर ये एक अलग वैसे। तो मैंने ऐसे ही अपनी इंटरप्रेटर को कहा, मैंने कहा कि ये लोग डबल रोटी खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो उसने कहा नहीं, ये क्राइम एंड पनिशमेंट जो है दोस्तोवस्की की किताब, वो खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो मैंने बड़े हैरान होकर कहा, मैं आई वाज वेरी यंग। अच्छा, तो मैंने कहा इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने किताब ये नहीं पढ़ी हुई? कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जो दोस्तोवस्की की इस किताब का हर एडिशन खरीदते हैं, और ये पता नहीं कौन सा 100वां एडिशन है या जो भी है। तो ये जो पैशन है ना लिटरेचर के लिए और क्लासिक्स के लिए, ये सिर्फ रशियंस नहीं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात ये है कि जो रशियन लिटरेचर है या रशियन अदब है, उसका जो एक नावल है अगर वो हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि एक नावल, कम से कम एक रशियन नावल पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें से आप 5-6 ऐसे आइडियाज़ ज़रूर निकाल लेंगे और उसमें होंगे ज़रूर जो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होंगे। और किसी भी बड़े नावल को इतना मौसर ज़रूर होना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि रूसी अदब जो है वो बहुत मुतासिर कुन रहा है, वो बहुत मौसर रहा है। और स्पेशली अगर हम इनफरादी सतह पे देखें तो इंसानी ज़िंदगी, यानी एक इंसान इनफरादी तौर पे अगर वो नावल पढ़ता है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ला सकता है, और यकीनन मैं ये कहूँगा कि मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की, जिसमें पंजाब हुकूमत ने माली साल 2024-25 में हायर एजुकेशन के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। और पंजाब भर में अगर बात की जाए तो 86 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें 50 पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स 32 और 36 इनके सब कैंपसेस हैं जिनमें बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं और स्कॉलर्स बन रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ क्या काफ़ी हैं या मज़ीद बनाने की ज़रूरत है? और इन यूनिवर्सिटीज़ से जो फारिग तहसील तलबा है उनकी बड़ी तादाद बेरोज़गार है, उस पर क्या काम हो रहा है? और लातादाद अगर प्रोफेशनल्स डिग्री हासिल करने के बाद बैरून मुल्क किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? इस सारी चीज़ पर हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद है चेयरपर्सन HEC पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब के हवाले से थोड़ा सा इससे पहले कि दोस्तों आपकी तरफ आए, तारुफ करा देते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में PhD होल्डर हैं और कई दिहाइयों से तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। तकरीबन मुल्क की तमाम जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एज VC और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बतौर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ साथ कई जो दीगर सेक्टर्स हैं उसमें भी ही हैज़ सर्व्ड। एक तो हम उनसे मौजूदा एजुकेशन खास तौर पे पंजाब के हवाले से दैट इज़ मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं। एंड देन द डायरेक्शन ऑफ दीज फंड्स के जो गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है, ये हम किस जानिब लगाना चाह रहे हैं या किस जानिब सूदमंद होगा हमारे लिए लगाना,
ओवरऑल एक पिक्चर जरा डॉक्टर साहब से लेते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, फॉर्मल वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। यू वेलकम। आप लाइए सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि वेयर डू वी स्टैंड इन हायर एजुकेशन। पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे लाहौर जैसे बड़े शहरों में नॉन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक टाइम के ऊपर तो बड़ा हायर स्टैंडर्ड रहा है हमारी एजुकेशन का, अब भी शायद है, लेकिन अब चूँकि एक इन्फ्लेशनरी इस तरह की सिचुएशन है या कसाद बाजारी ऐसी है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि प्रोफेशनल्स कहाँ जाएं, और फिर एक ब्रेन ड्रेन का भी सिलसिला है। सो एक पिक्चर क्या है डॉक्टर साहब हमारे सामने रखिए ज़रा। जी, पंजाब में हमारे पास 86 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 36 जो हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सही, और कुछ 2012 और उसके बाद से बनने वाली नई यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। और इस वक्त टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ कोई 16 के करीब फॉल करती हैं, और इसी तरह QS रैंकिंग में भी कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ हमारी रैंक कर रही हैं। और हर साल जो गुजर रहा है उसमें हमारी रैंकिंग में इजाफा हो रहा है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपग्रेड हो रही हैं। इसमें इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन टीचिंग दोनों ही पैरामीटर्स आ जाते हैं, और फिर आगे इसके फर्दर पैरामीटर्स हैं, दी नंबर ऑफ PhD फैकल्टी यू हैव, देन दी रिसर्च फैसिलिटीज, देन दी फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉयर, देन दी फीडबैक ऑफ द एलुमनाई, देन दी फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो many things are taken into account while रैंकिंग ए यूनिवर्सिटी। ओके, सो उसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 1746 है पंजाब में, और ये दहशतगर्दी के बाद से हमारे पास ये तादाद कम होती गई। और इसमें कौन कौन से ममालिक के मेनली? ये 46 कंट्रीज़ के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और हमारी जो मार्केट है उसमें बहुत पोटेंशियल है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ, और ये तादाद बढ़ रही है लेकिन बड़ी स्लोली बढ़ रही है। जैसा कि हमारे फील्ड्स हैं, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, MBBS है, नर्सिंग है, पैरामेडिक्स हैं, इसी तरीके से इंजीनियरिंग है, IT है, और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेज हैं। तो ये हमारे ऐसे शोबाजात हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अफ्रीका से, सेंट्रल एशिया से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, ईरान से, इन मुल्कों से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस डायमेंशन में भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगी। इसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ इशूज़ हैं नई यूनिवर्सिटीज़ में। वी नीड मोर मनी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, लेबॉरेटरीज, और सिमिलरली हमें जो एक और चैलेंज दरपेश है वो ये है कि जॉब मार्केट जो है वो बदल गई है इनटू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो ट्रेडिशनल डिग्रीज जो हैं वो थोड़ी इररेलेवेंट होती नज़र आ रही हैं, या उसके करिकुलम को IT एम्बेडेड करने की ज़रूरत है, और वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंसेस, एनिमेशंस, गेमिंग, साइबर सिक्योरिटीज, ये एक नए एवेन्यूज हैं जो खुल रहे हैं, और नई मार्केट, जॉब मार्केट इमर्ज हो रही है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन एरियाज में करने के लिए हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की जरूरत है, और अपनी फैकल्टी ट्रेन करने की भी जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर साहब आपने बजट का जिक्र किया, अगर वैसे बात की जाए तो 260 के करीब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ऐसे में अगर तालीमी बजट देखा जाए, पंजाब का हिस्सा निकाला जाए तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर ही महसूस होता है। ऐसी सिचुएशन में आलमी मेयार की जो सहूलियात हैं, जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्रीज वगैरह का जिक्र किया, वो कितना मुश्किल और चैलेंज? जी, बहुत ही चैलेंजिंग है, इस तरीके से कि हम अपनी GDP का 0.1% खर्च रहे हैं आला तालीम के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर। हिंदुस्तान और बांग्लादेश भी हमसे ज़्यादा खर्च रहे हैं, और बाकी ममालिक तो हमसे कहीं ज़्यादा खर्च रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो वो अपनी GDP का 7% तालीम पे खर्चते हैं और 4% आला तालीम पे खर्चते हैं। एक तो उन मुल्कों की GDP का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और हमारी GDP उनके मुकाबले में बहुत नन्ही मुन्नी सी है, और वो हमारी जब परसेंटेज लेते हैं तो फिर और वो कम हो जाती है। तो इन डॉलर टर्म्स जो हम खर्च रहे हैं वो ओवर द ईयर्स कम होता चला जा रहा है, और जो रुपीज़ की टर्म में हम खर्च रहे थे वो यूनिफॉर्म है फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। हम इतना ही खर्च रहे हैं, तकरीबन 60 बिलियन। एक सवाल हमेशा से मेरे जहन में रहा है, मुझे कभी बाहर जाके पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ,
लेकिन बहुत सारे लोग, और मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो यहाँ से जाते हैं और वो फिर उन्हें एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फील होता है दैट यू होल्डिंग अ डिग्री फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन सर्टिफिकेट्स एंड यू नो आपको, हम दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम वही कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वही आईफोन इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद हमारी एजुकेशन डिग्री सब स्टैंडर्ड क्यों है? और इसको ठीक करने के लिए हमने अब तक क्यों कोई ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए कि हमारा बच्चा जिस स्टैंडर्ड से उठ के बाहर जाए उसी स्टैंडर्ड में वहां पे अकोमोडेट हो, उसी कैलिबर के साथ हो? ऐसा क्यों नहीं कर सके? अच्छा, ऐसा है कि जो यहाँ से हम डिग्री लेके जाते हैं उसके बाद हमें उससे अपर डिग्री में दाखिला तो मिलता है। फॉर इंस्टेंस अगर हमने यहाँ पे 17 ईयर्स या 18 ईयर्स का एमफिल किया है तो हमें वहाँ पीएचडी में जाके दाखिला मिलता है, तो वो एजुकेशन पर्पस से तो हमें मिलता है, लेकिन जॉब पर्पसेस में हमें नहीं मिलता है। जॉब पर्पस में हमें वो कह रहे हैं कि आप यहाँ आएँ और यहाँ 1 ईयर का मास्टर करें और फिर हम आपको देंगे जॉब की अपॉर्चुनिटी। जबकि इंडिया के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने बनाए थे उनके ग्रेजुएट्स जो हैं उनको बरह रास्त डिग्रीज मिल रही हैं। इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि जब तक हम रैंकिंग जो हमारी हो रही है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, उसमें जब जो हम फॉल करते चले जाएंगे, जो हम दुनिया की नज़र में हमारा स्टैंडर्ड उनके तयशुदा पैरामीटर्स के ऊपर जब हम अपने आप को प्रूव कर देंगे तो ये सिचुएशन आएगी कि हमें बाहर की दुनिया में भी वो डायरेक्ट इंडक्शन मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद एक और हौसला अफजा चीज़ ये आपको नज़र आएगी कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो हैं वो पूरे मिडल ईस्ट में आपको जॉब करते हुए नजर आएंगे और इंजीनियरिंग की जॉब्स करते हुए नजर आएंगे। आपको अपने MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका में भी जॉब करते नजर आएंगे, कनाडा में भी नजर आएंगे, इंग्लैंड में भी नजर आएंगे, और वो डॉक्टर, लेकिन वो रेशो उतनी नहीं है जैसे आपने इंडिया की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। आई एग्री। सिमिलरली द कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारी IT से रिलेटेड हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं, वे भी आपको अब्रॉड इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नजर आएगी। ये जिस तरह आपने कहा इस तरह तो एक बड़ा अच्छा एक एवेन्यू आपने कहा कि खुल सकता है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बना सकते हैं। जी, इससे बने हैं आपके, वो तो एक आने से बने हैं। एक एंगल ये है कि आपकी रेमिटेंसेस हर साल बढ़ जाती है, और वो रेमिटेंस डॉक्टर साहब हम ऑफर करें जैसे हम मिडिल ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जहाँ पे किर्गिस्तान वगैरह हमारे स्टूडेंट उज़्बेकिस्तान वगैरह जाते हैं पढ़ने के लिए, डिफरेंट डिग्रीज के लिए, मेडिकल का आपने जिक्र किया, ये ममालिक मशहूर हैं, तो क्या हमने अपने स्टैंडर्ड्स को उस लेवल तक हम लेके आए हैं? और अगर स्टैंडर्ड्स उस लेवल तक है तो क्या हम उस सतह पे प्रमोट कर रहे हैं कि दुनिया जाने कि वो पाकिस्तान को भी टैप करें कि मैं बजाय इसके किसी वस्त एशियाई रियासत में जाके कोई मलेशियन बच्चा पढ़े वो पाकिस्तान आके पढ़ ले? असल में हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट से ज़्यादा अच्छे हैं। जी, अच्छे हैं, ज़्यादा हायर हैं हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल डिग्रीज़ में जैसे मेडिकल की डिग्रीज़ हैं और MPhil और PhD की डिग्रीज़ हैं, पाकिस्तान कैन बी ए हॉट मार्केट। अगर हम अपने आप को, हमारे एजुकेशन अटैचीज़, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, फेडरल HEC, प्रोविंशियल HECs, हमारी यूनिवर्सिटीज़, अगर वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। ईरान से भी कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से भी कर सकते हैं, श्रीलंका से भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा फॉरेन रिजर्व जो है हम कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस तरह आपने कहा इट कैन बी अ हॉट मार्केट, लेकिन हमारा PhD का अगर म्यार देखें तो वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। और अगर बात की जाए रिसर्च की तो दुनिया भर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर PhD के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में PhD करने वाले जो हैं वो उस तरीके से रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न? अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही PhD जो हैं वो सब स्टैंडर्ड है। इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट वेरीज। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का म्यार तालीम कुछ सर्टन एरियाज में इतना अच्छा है अपने रीजन में कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में 3 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाइना में 5 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। दुनिया में टोटल इस वक्त 85 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में ये तादाद बहुत कम है, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप जरा कुछ की इनिशिएटिव्स ऐसे, बिकॉज यू आर ऑन द चेयर नाउ, और ऑब्वियसली हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, सवाल करेंगे। बड़ा अच्छा है कि आप चीज़ों को आपने जॉट डाउन किया हुआ है कि हमने क्या करना है, अब तक क्या हुआ है, क्या करने के इरादे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें हम? देखिए, हमारा मानना ये है, और दुनिया की हर अच्छी यूनिवर्सिटी को अगर आप देख लें तो उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट इज लिंक्ड विद द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी। जितनी अच्छी आप फैकल्टी ले लेंगे, दुनिया का बेस्ट टीचर लेंगे, आप बेस्ट ग्रेजुएट ले लेंगे। तो हमारा अब फोकस ये रहा है कि पिछले 2 साल से कि हमने बड़ा मैसिव फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम
रखा। उसमें हमने एंडागोजिकल स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स, टीचिंग एक्सीलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव टूल्स को किस तरीके से क्लासरूम्स में इस्तेमाल करना है और सर्टन सॉफ्टवेयर्स की यूटिलाइजेशन, उसके ऊपर अपने टीचर्स को ट्रेन किया है। हमने उनको इस शॉर्ट टर्म के लिए 8 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए, जिनको एक्सपोजर नहीं था उनको हमने फॉरेन एक्सपोजर के लिए भेजा है। हमने उनको अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए भेजा है और वो वापस आए। और पंजाब में ये वापस आने की जो शरह है वो 100% है। अच्छा। और ये भी बड़ी कमेंडेबल चीज़ है। और फिर इसके अलावा हमने अपने जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको फंडिंग किया है कि वो बाहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करें और उसका एक क्रिटिकल रिव्यू लें और वहाँ जाके वो कोलैबोरेशंस को इस्टेब्लिश करें। और इसी तरह हमने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग की है कि वो यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करें ताकि एलीट एकेडमिया बाहर से यहाँ आए और इनके आपस में कोलैबोरेशंस बने, रिसर्च कोलैबोरेशंस बने। ये हो रहा है। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट लाया जाए जो कि थ्योरेटिकल रिसर्च से अप्लाइड रिसर्च की तरफ हो। अब हम यूनिवर्सिटीज को फोकस करा रहे हैं। यस, हम ये कह रहे हैं कि अब आप अपने पेटेंट्स लाइए, अब आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स लाइए, अब आप यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ये जो डायलॉग है बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, इसको हमने शुरू किया है। इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स और एग्जेक्टिव्स को, बिजनेस के एग्जेक्टिव्स को हमने उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज में इंक्लूड कराया है ताकि वो बताएं कि मार्केट ओरिएंटेड करिकुला क्या होना चाहिए। फिर इसी तरह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स हैं वो एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ा सकें। तो ये एक और इसमें एक मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल इदारा इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशंस जो होती हैं, सिस्टर स्टेट्स कोलैबोरेशंस जो होती हैं, दे कैन आल्सो इंपैक्ट। इसके अलावा मैं आपको गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 14 अगस्त को कहीं वो इफ्तिताह करेंगी एक 25,000 स्कॉलरशिप 30 सेकंड्स जी 25,000 स्कॉलरशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो पीएचईसी के थ्रू लिया जा रहा है। हम करेंगे, हम इंशाल्लाह एक और नशिस्त में आपके साथ बैठेंगे और किस हद तक इस पे डेवलपमेंट हुई है इनिशिएटिव्स पे, इस पे हम जरूर बात करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, कुछ की इनिशिएटिव्स डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखे और हमने कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी किया इस वक्त के क्या मसाइल हैं हायर एजुकेशन सतह के ऊपर, बुनियादी सतह पर भी मसाइल बहुत सारे और कुछ अच्छी बातें भी उनको भी हमने हाईलाइट किया। इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से आगाज़ में हमने फुटबॉल यूरो कप 2024 का जिक्र किया था, जो जनाब फाइनल में 2-1 की फतह के साथ स्पेन सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई है और जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में ये मैच जो है इसका फाइनल हुआ। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में खेल में तेज़ी आई और दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमले किए। 47वें मिनट में निको विलियम्स ने गोल करके स्पेन को बरतरी दिला दी, जिसे 73वें मिनट में इंग्लैंड के कोल पामर ने गोल करके बराबर भी किया। खेल खत्म होने से कुछ ही देर कबल मैकुल और ज़बाल ने गेंद को जाल की राह दिखाकर एक बार फिर से स्पेन को बरतरी दिला दी और 86 जो मिनट था उसमें होने वाला स्पेन का ये दूसरा गोल मैच का फैसला कुन गोल साबित हुआ, जिसके साथ स्पेन यूरो 2024 का चैंपियन बन गया। जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा यूरो चैंपियनशिप जीतने वाली टीम भी बन गई। दूसरी जानब इंग्लैंड 2 बार फाइनल हारने वाली टीम भी बन गई। दूसरी जानब स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, यूरो का फाइनल जीता। अब ये इसके ऊपर हमने कहा थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे फुटबॉल लवर्स हैं, दे वुड लव टू टॉक अबाउट इट। सादुल्लाह खान कौमी फुटबॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गेम के बारे में पूछते हैं और इस टूर्नामेंट के बारे में भी। साथ कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं मुनव्वर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइए साद साहब, ये एक तो मैच आपको कैसा लगा, हाउ वाज द मैच एंड क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था या कुछ सरप्राइज मिला आपको? बिल्कुल, मैच तो बहुत ही अच्छा रहा। कि जो टीम डिजर्व कर रही थी वही टीम ने जीता है। ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्पेन जो है वो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि जो स्पेन की प्लेइंग स्टाइल थी या जो उनकी फुटबॉल थी वो यही डिजर्व कर रहे थे कि उनको जीतना चाहिए और उन्होंने जीता है और फुल एनर्जी पूरा टूर्नामेंट इवन के फाइनल जिस तरह उन्होंने 90 मिनट फुल ऑफ एनर्जी खेला है, सो वो डिजर्व कर रहे थे कि उनको जीतना चाहिए था। और साथ जो कोल पामर ने 73वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से गोल किया, स्पेन की सबकत को उस वक्त के लिए खत्म किया, उस गोल को कैसा देखते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि एज ए टीम वो एनर्जी नजर नहीं आई, मगर ये था कि इंडिविजुअली प्लेयरों ने अच्छा खेला। ये वही बाल था जो साका ने बिल्कुल
लाइन पे बॉल रिसीव किया, वही आउटसाइड से वो अंदर आते आते ही इन साइड पे वो आया, उन्होंने बॉल दिया बेलिंगम को, बेलिंगम ने सेटअप, उन्होंने बहुत ही आउट क्लास फिनिश की है। मैं समझता हूं कि वो एक 3 प्लेयर्स कॉम्बिनेशन बना हो, उस कॉम्बिनेशन की वजह से उन्होंने आउट क्लास गोल मारा है, मगर पाल्मर ने बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्रिलियंट फिनिश किया है। वही एक मोमेंट था जो नजर आई, जो इक्वलाइजर हुआ, तो मगर ये उम्मीद जाग गई कि इंग्लैंड जो है वो दोबारा गेम में आ सकते थे, मगर वो एनर्जी जो स्पेन शो कर रहा था, जो वो डिजर्व कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने बॉल पोजीशन रखा, उन्होंने जिस तरह बॉल पोजीशन चलाई, मगर इंग्लैंड जो है वो गोल करने के बावजूद भी वो उस तरह नजर नहीं आया जिस तरह इंग्लैंड ने लास्ट सेमीफाइनल खेला अगेंस्ट नीदरलैंड। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी हम इससे पहले इंग्लैंड को भी डिस्कस कर रहे थे कि एक जानिब स्पेन के पास एक एजाज है कि उन्होंने 4 मरतबा इसको जीता, दूसरी जानिब इंग्लैंड ने चोक किया एक बार फिर, इस पे क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये इंग्लैंड जो है वो लास्ट टाइम इसका रनर अप रहा है, उनके लिए भी ये चांस था कि वो इसको भी जीत सकते थे, मगर इंग्लैंड के जो ओवरऑल अगर आप प्लेयर्स देखिए, उनके प्लेयर्स बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर्स थे। मैं लास्ट इंटरव्यू में भी कह चुका हूं कि इन टर्म्स ऑफ प्लेयर जो है वो, अगर उनकी कलेक्शन आप देखें, उन्होंने जो प्लेयर्स जो इकट्ठे किए हैं, वो सबसे वैल्यूएबल प्लेयर अगर यूरो कप में देखें वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, और उसको भी मैं ये समझ सकता था कि इंग्लैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं अगर वो जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल खेला है, मगर वो एनर्जी एज ए टीम नजर नहीं आई। कुछ प्लेयरों की एनर्जी नजर आए, जिस तरह आगे बेलिंगम, साका और उनकी जो मैनो, ये प्लेयरों की इन द बैक स्टोन्स की एनर्जी नजर आई। राइस ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, मगर उन्होंने एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, मगर वो एनर्जी एज ए टीम नजर नहीं आई जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जानिब थोड़ा सा हम कोपा अमेरिका कप की भी बात कर लेते हैं, जिसको अर्जेंटाइन ने विन किया है और मियामी में इसका फाइनल खेला गया, कोलंबिया को 1-0 से हराया। दो के टीम्स का कोई कंपैरिजन ऐसा नहीं बनता था, अर्जेंटीना का कॉन्फिडेंस ज्यादा है बीइंग द चैंपियंस। आप इस टूर्नामेंट को और इस विक्ट्री को अर्जेंटीना की कैसे देख रहे हैं? तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, उसने लास्ट वर्ल्ड कप भी जीता है। कोपा अमेरिका में अगर वो कंपेयर किया जाए दूसरे टीमों से, मगर ये एक्सपेक्टेड थे कि अर्जेंटीना जो है वो फाइनल में आएगी और फाइनल जीतेगा, मगर वो ऐसी हुआ, उन्होंने फाइनल जीता। और जितने भी मैचेस ओवरऑल जिससे कंपेयर किया जाए स्पेन की तरह, जिस तरह स्पेन ने यूरो कप में परफॉर्म किया, पहले मैच से लेकर 7 मैचेस अनबिटन रहा है, इसी तरह अर्जेंटीना भी वहां अनबिटन रहा है। उन्होंने सारी मैचेस जो है वो इसी तरह एनर्जी के साथ खेला है जिस तरह स्पेन ने यहाँ पे खेला। मगर मैं ये कहता हूँ कि अर्जेंटीना जो है दुनिया की नंबर 1 टीम है और यही एक्सपेक्टेड थी कि वो फाइनल में आएगा और फाइनल जीतेगा, तो उन्होंने भी इसी तरह फाइनल जीत लिया। ठीक है, मेसी जिसको ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स भी कहा जाता है, उनको बाहर जाना पड़ा ड्यू टू द इंजरी। अगर वो फील्ड के अंदर रहते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता आपके ख्याल में? तो ऑब्वियसली वो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं दुनिया के अंदर कि वो इंडिविजुअली पूरा सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेसी हैं, रोनाल्डो हैं, वो दुनिया के ऐसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं। आगे भी जिस तरह हमारी जो यंग जनरेशन उसको फॉलो कर रहे हैं, लामिन यमाल है, मिसाल एक्सपेक्टेड है कि वो भी मेसी और रोनाल्डो की तरह बन सकता है, मगर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअली। मैं ये समझ सकता हूँ अगर वो मेसी अगर वो अंदर होता तो शायद वो कुछ ऐसे मोमेंट चेंज होते, उससे अर्जेंटाइन को कुछ और गोल मिल सकते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया जो अपने फुटबॉल के हवाले से हमारे सामने रखा। कोपा अमेरिका कप, आपने यूरो कप के बारे में बात की और इन दोनों की विनिंग और हारने वाली टीम्स को थोड़ा सा डिस्कस किया हमने कि क्या वजूहात रही। सो कांग्रेचुलेशंस टू स्पेन एंड अर्जेंटीना। इसके साथ साथ इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की जाने जाए, कुछ टेनिस का जिक्र कर लेते हैं। टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन मेंस सिंगल के फाइनल में जोकोविच को हरा दिया। ही इज माय फेवरेट बाय द वे, नोवाक जोकोविच, और इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मुसलसल दूसरी बार उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। इब्तदाई 2 सेट्स में 7 मरतबा के साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच, जिन्हें कार्लोस ने हराया है, मुकम्मल आउट क्लास किया उन्होंने। अल्कारेज ने पहला और दूसरा सेट 6-2, 6-2 से जीतकर फाइनल में बर्तरी हासिल कर ली। तीसरे सेट में जोकोविच ने कुछ मजामत की, रेजिस्ट किया, 5-4 के खसारे से कमबैक किया और सेट बराबर किया, लेकिन टाई ब्रेकर पर अल्कारेज ने 7-4 से तीसरा सेट भी अपने नाम किया और यूं स्पेन के इस प्लेयर ने ये मैच 6-2,
6-2 और 7-6 के स्कोर से जीतकर मुसलसल दूसरी मरतबा विंबलडन चैंपियनशिप, जो कि सबसे बड़ा टाइटल है, अपने नाम किया। और बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कार्लोस अल्कारेज को विंबलडन चैंपियनशिप की ट्रॉफी पेश की। कार्लोस अल्कारेज मुसलसल विंबलडन, यूएस ओपन और गुज़िश्ता माह फ्रेंच ओपन 2022 टाइटल जीत चुके हैं और वो यके बाद दीगरे फ्रेंच ओपन और विंबलडन का टाइटल जीतने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनके पास अब 4 ग्रैंड ट्रॉफियां भी मौजूद हैं। जबरदस्त जनाब, आई होप कि आपको हमारा ये छोटा सा स्पोर्ट्स बुलेटिन पसंद आया होगा। अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ बात कर लेते हैं बादशाहों के खेल शतरंज की, और आपको बताते हैं कि इस खेल में हमने सुना था कि मर्द जो हैं वो टाइटल जीतते हैं और ट्रॉफीज जीतते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी औरतें भी हुक्मरानी कर रही हैं। जनाब, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसी खातून से जो माजूरी का शिकार हैं और अपने हाथ से मोहरे भी नहीं चला सकती, लेकिन इस सब के बावजूद उनके अज़्म और हिम्मत की क्या दाद दें कि नेशनल विमेन चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहीं और रवा माह सितंबर में होने वाली 45वीं आलमी चैंपियनशिप में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ सहबा शाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सहबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट चेस बिकॉज यूजुअली कम बात होती है। आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए, कब से आप चेस को प्रोफेशनली लेकर चल रही हैं? प्रोफेशनली तो मैं नहीं कहूंगी, अभी पहली चैंपियनशिप ही खेली है, तो अभी तो बिगनिंग ही है। तो साहिब, आपको शौक कब से है शतरंज खेलने का? वो तो बहुत पुराना है, जब 1972 में बॉबी फिशर और स्पेस्की का मैच हुआ था। अच्छा। हमने जस्तुजू की थी सीखने की, मेरे भाई मोहम्मद सलमान और मैंने। अच्छा। तो तब वहाँ कोई सिखाने वाला भी नहीं था, शहर में हम रहते थे। उसके बाद 1975 में हम रूल्स सीख सकते और तभी से शौक है। अच्छा, तो जिस तरह बाकी हर गेम के अंदर विद द टाइम रूल्स में तब्दीली आई है, फुटबॉल, क्रिकेट, जो फिजिकल गेम्स है, क्या चेस के रूल्स में भी तब्दीली आई है, और खासतौर पे जो बैनुल अक़वामी मुकाबले उनमें, या वो सेम ही है फ्रॉम 70s? नहीं, वो सेम है। अच्छा, कैसे सीखा आपने? सिर्फ देख के सीखा या कोई सिखाने वाले थे आप? नहीं, मेरे कजन ने सिखाई थी बेसिक मूव्स। अच्छा, खाला के बेटे। ठीक है, और अब आप उनसे अच्छा खेलती हैं? जी। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। तो सहबा, हमें पता चला है कि आप खुद से मूव भी नहीं कर सकती हैं, तो मोहरे चलाने में किसकी मदद लेती हैं? इस हवाले से जरा कुछ बताइएगा। या तो वहाँ वेन्यू पे कोई प्लेयर होते हैं या मेरी असिस्टेंट है, वो चल लेती हैं मूव्स। इसकी नोटेशन होती है तो वो मैं बोल देती हूँ अपनी मूव, और वो उसको एग्जीक्यूट कर देती हैं बोर्ड पे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी पहली चैंपियनशिप थी, तो क्या एक्साइटेड तो आप होंगी, लेकिन क्या सोच रखा था आपने कि ये चैंपियनशिप जीत कर ही आएंगी और नाकाबिले शिकस्त रहेंगी? ये कोशिश तो पूरी थी, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस तो नहीं होता कि ऐसा हो ही जाएगा, अल्लाह ताला का करम है। ठीक है, तो आप कितना खेलती हैं? आई मीन डेली बेसिस पे क्या रूटीन है आपकी चेस के साथ? हाँ, कोशिश तो यही होती है कि कुछ गेम्स लगा लूं ऑनलाइन। अच्छा। लेकिन हमेशा वक्त नहीं मिल पाता, कभी कभी। ठीक है, तो ऑनलाइन पे तो सर्टेन प्रोग्रामिंग होती है ना, आई बिलीव, आई मीन मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, जिसके तहत ये आप गेम खेल रहे होते हैं, तो क्या वो आपकी जो ह्यूमन स्किल होती है चेस खेलने की, उसके साथ नहीं, ऑनलाइन ह्यूमन से ही खेलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्लेयर्स आई बिलीव। ओके, हाँ जी, इन रियल टाइम। ठीक है, तो कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है इस वक्त जो दुनिया भर में खेल रहे हैं लोग? अब तो मैग्नस कार्लसन है और बहुत सारे अपकमिंग प्लेयर्स हैं। जी। एंड हु डू यू वांट टू कम्पीट विद? ये तो नहीं सोचा। आपको लगता है अगर आपके फेवरेट प्लेयर के साथ कंपटीशन हो तो यू कैन समहाउ बीट हिम? आई मीन कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे वो वीक है? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आप ये भी बताइए कि क्या कोई भी जो चेस प्लेयर है वो इसको एज अ प्रोफेशन लेके चल सकता है? क्योंकि लोग शुगल के तौर पे या वक्त सर्फ करने के तौर पे तो बहुत खेलते हैं, लेकिन बतौर प्रोफेशन के चैंपियनशिप्स में जाना ये कितना पॉसिबल है फॉर अ पाकिस्तानी चेस प्लेयर?
हाँ, पाकिस्तान में अभी तक तो मौके नहीं थे, लेकिन अब हमारी जो चेस फेडरेशन है वो बहुत सरगर्म हो गई है। हनीफ कुरैशी साहब प्रेसिडेंट हैं, उनकी गाइडेंस में, तो अब इंशाल्लाह ताला कुछ अर्से तक ये मुमकिन हो जाएगा, मुझे लगता है। ठीक है, तो साहिबा आगे किस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? और उसके साथ साथ मैं चाहूँगी, बहुत सारे लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगी? आपका हौसला जो है माशाल्लाह से बुलंद है और हमने देखा कि आपने इसको अपनी जो माजूरी है उसको आड़े नहीं आने दी अपने खेल की, क्या कहना चाहेंगी? अब सितंबर में ओलंपियाड होने जा रहा है बुडापेस्ट, हंगरी में। मेरी कोशिश तो है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। और मैसेज यही है कि अपनी सलाहियतों को चाहिए डिफरेंट एबल पर्सन्स को कि वो इस्तेमाल करें और भरपूर जिंदगी गुजारें। जैसे जैसे आप करिए। सो व्हाट डज इट नीड टू बी अ गुड चेस प्लेयर? क्या करना चाहिए? क्या कोई भी शख्स खेल सकता है या नहीं? कोई ज़ानत का खास लेवल है, कोई मयार है जिसके बाद आप इसके लिए इसके मयार पे पूरा उतरते हैं? कोई भी शख्स खेल सकता है, मगर काफी टाइम और एफर्ट लगती है, प्रैक्टिस करनी होती है, स्टडी करनी होती है, ओपनिंग सीखनी होती है, मिडिल गेम और एंड गेम, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें तीनों में प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, ठीक है। आपसे बात करके साहिबा में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमारा हौसला भी बढ़ाया। और विद दैट आप जो कह रही हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट बुडापेस्ट के अंदर आप टारगेट कर रही हैं कि उसमें आप जाएं, हमारी बेस्ट विशेज़ उस चैंपियनशिप के लिए भी आपके साथ हैं। आई बिलीव कि आप बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि आप हौसला जो है वो आपके लहजे में नज़र आता है और जिस तरह अब तक भी आपने परफॉर्म किया मुतासिर कुन है। सो अगर ये कर रही हैं तो आपको क्या है, क्या अमर माने है जो आपको रोक रहा है कुछ अच्छा इम्प्रूव करने के लिए? हमने आपकी मुलाकात एक एक्सप्रेसो हीरो से करवाई। इसके साथ ही एक्सप्रेसो का वक्त ख़त्म हुआ और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।